हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बायोलॉजी ब्लूप्रिंट। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लोकोमोशन मूवमेंट्स एंड द टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। द टॉपिक इज़ द मसल्स। मैंने पहले भी बोला था कि मैं एक टॉपिक आपको थोड़ा सा बताऊंगी जो कि मूवमेंट से ही रिलेटेड है। अब मैं बात करती हूँ आपसे फ्लैजिलियर मूवमेंट के बारे में। ठीक है, मैं बात करती हूँ आपसे फ्लैजिलियर मूवमेंट के बारे में। तो फ्लैजिलियर मूवमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फ्लैजिलियर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजन्स लाइक लिग्निना। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि फ्लैजिला जो आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होता है। स्पर्म के पीछे जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, ठीक है, वो भी क्या होता है आपका फ्लैजिला होता है। क्लियर है? दैट इज़ द फ्लैजिला ऑल्सो, राइट। अब हम आगे चलते हैं मसल्स के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मसल्स के बारे में बात करने के लिए। मसल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? मीजोडर्म से। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द मसल्स आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्म। ठीक है, जो हमारी बॉडी का 40 to 50% वेट होता है एडल्ट ह्यूमंस में। ठीक है, एडल्ट में इसका 40 to 50% जो वेट होता है वो मसल्स की वजह से ही होता है। अब भाई मसल्स के पास क्या होती है? कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्टेक्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड द इलास्टिसिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये इनके पास क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जिसे आप क्या बोल देते हैं? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्टेक्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है, मसल्स जो है अलग अलग हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, उनकी लोकेशन के बेस पर, उनकी अपीयरेंस के बेस पर, उनकी एक्टिविटीज़ के बेस पर हम इनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अगर हम लोकेशन की बात करें, देन ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड, राइट। फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल, विसरल मसल्स एंड द कार्डियक मसल। क्लियर है? कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं? स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। ये वो मसल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के स्केलेटन कंपोनेंट की क्लोज कांटेक्ट में होती हैं। ठीक है, दे आर क्लोज कांटेक्ट एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। इनके पास क्या होती है? इनकी अपीयरेंस कैसी होती है बेटा? इनकी स्ट्रिप अपीयरेंस होती है। स्ट्रिप मतलब जिसमें जैसे कुछ लाइंस दिखती है ना, इस तरीके से। जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इसका स्ट्रिप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सो वी कॉल्ड इट द स्टीरिएटेड मसल्स। क्या बोला जाता है उनको? स्टीरिएटेड मसल्स। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दीज आर कॉल्ड दी स्टीरिएटेड मसल्स। जैसे कि हम इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो इनकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं? वॉलेंट्री कंट्रोल। ठीक है, वॉलेंट्री का मतलब होता है दीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं और इनको हम खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री का मतलब वही होता है कि जिनको हम खुद से कंट्रोल कर सकें। जैसे कि हम वॉक कर रहे हैं, हम अपने बॉडी पोस्चर को चेंज कर रहे हैं। लिखा हुआ है ना, लोकोमोटरी एक्शंस एंड द चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर्स। क्लियर है? अब चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज द विसरल मसल्स। विसरल मसल्स जो होती हैं वो हमारे हॉलो ऑर्गन्स, हॉलो मतलब कि जिनमें अंदर स्ट्रक्चर जो है, जैसे एक पाइप का स्ट्रक्चर हम पढ़ें, पाइप के स्ट्रक्चर में क्या होता है? अंदर पार्ट हॉलो होता है, खाली पार्ट होता है। तो सेम वैसे ही ये हमारे हॉलो विसरल ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर द एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। इनमें कोई भी स्टीरिएशंस नहीं होती है, मतलब जब हम इनको देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो इनमें हमें कोई लाइंस वगैरह नहीं दिखाई देती। तो इसी वजह से ये कैसी होती है? स्मूथ अपीयरेंस की होती है। तो इन्हें क्या बोल दिया जाता है? स्मूथ मसल्स एंड द नॉन स्टीरिएटेड मसल्स। क्लियर है? स्मूथ मसल्स और द नॉन स्टीरिएटेड मसल। इनकी एक्टिविटी कैसी होती है? नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द वॉलेंट्री, कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के दो होते हैं ना, एक होता है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। सेम वही बात कि वॉलेंट्री जो होते हैं जिनको हम अपनी
अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारे इनवॉलेंट्री क्या होते हैं, दे आर डू नॉट कंट्रोल इन आवर विल। ठीक है, तो इसलिए ये कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो हमारी इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं। तो इन मसल्स को क्या बोल दिया जाता है, इनवॉलेंट्री मसल्स, राइट। अब अगर हम आगे बात करते हैं, जैसे कि हमारा ईसोफेगस में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वही आ गया कि पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना, और जो हमारे जेनेटिकल ट्रैक्ट में गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है, वो भी हमारी क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट बात करते हैं कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल जो है, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि कार्डियक मसल का मतलब है कि जो हमारे हार्ट में मसल्स प्रेजेंट होगी वो क्या होती हैं, कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स की जो सेल्स होती है वो ब्रांचिंग पैटर्न्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो वो अरेंज होकर के क्या बना देती हैं, कार्डियक मसल्स। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इसकी जो सेल्स होती है वो किस तरह की असेंबल होती है, ब्रांचिंग पैटर्न में, एंड दे फॉर्म आ कार्डियक मसल। अगर हम इनकी अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं तो अपीयरेंस कैसी होती है इनकी, स्टीरिएटेड, मतलब इसमें भी लाइन्स दिखाई देती हैं। ये भी वॉलेंट्री नेचर्स की होती हैं। क्यों, क्योंकि ये भी इनकी एक्टिविटी जो होती है नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक, अब हम अगर स्केलेटन मसल के बारे में बात करें तो डिटेल्ड में, तो इनका स्ट्रक्चर जो हम इनका मैकेनिज्म जो है, कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको पढ़ेंगे। हर एक ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल जो होती है हमारी बॉडी में, वो अलग अलग नंबर ऑफ मसल बंडल्स की बनी होती है। ठीक है, उन्हीं मसल बंडल्स को हम क्या बोल देते हैं, फेसिकल्स। क्या बोलते हैं, फेसिकल्स की बनी होती है। ठीक है, मसल बंडल्स या फिर फेसिकल्स, जिसके ऊपर क्या होता है, एक कॉमन कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड दी फेसिकिया। क्या बोला जाता है उसे, फेसिया। ठीक है, हर एक मसल बंडल जो है वो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स कंटेन करता है। ठीक है, और हर एक मसल फाइबर, आगे देखिए, ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड सार्कोलेमा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को पढ़ाऊंगी तो तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा कि हर एक मसल फाइबर जो होता है उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप क्या बोल देते हैं, सार्कोलेमा। और उसी सार्कोलेमा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड मटेरियल, दैट इज कॉल्ड दी सार्कोप्लाज्म। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्म। ठीक है, मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप क्या बोल देते हैं, सिनकाइटियम। क्या बोला जाता है, सिनकाइटियम। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, स्ट्रक्चर पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगी। देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा कि मसल बंडल्स कैसे होते हैं, जैसे हमारी स्केलेटन की मसल्स होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ये मसल्स के बंडल्स होते हैं। दीज आर द मसल बंडल, जो आपको ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं, ये क्या है, मसल्स के बंडल्स है, उनको हमने क्या बोला है, फेसिकल्स। ठीक है, यही फेसिकल्स, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिस कनेक्टिव टिश्यू की होती है, जिसे आपने क्या बोला है, क्या बोला है उस लेयर को, फेसिकिया। ठीक है, तो उस लेयर को क्या बोला गया है, जो कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, फेसिकिया लेयर होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो आपके मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर आपने देखा सिर्फ एक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मसल फाइबर जो सर्कुलर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला जैसे देखिए मैंने यहाँ पर इसको डॉट लगाया, ये जो मसल फाइबर है, 1 मिनट, ये जो मसल फाइबर है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है। उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। जैसे हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। अब भाई हम यहाँ मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी मसल फाइबर के ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। वही बात सेम फिर से हम सेल को रिलेट करते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। यही इसी सार्कोलेमा के अंदर क्या होगा, फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होगा, जिसे आप क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। ठीक है,
अब इसी सार्कोप्लाज्म में छोटे 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 क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिन्हें क्या बोल दिया गया है, सिनकाइटियम। ठीक, यहाँ तक आपको ये इसका डायग्राम समझ आया, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। आगे फिर हम मसल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मसल्स जो हैं, मसल फाइबर्स, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी, कि ये सार्कोप्लाज्म में पैरेलल तरीके से मैनेज होते हैं, जिन्हें आप क्या बोल देते हैं, मायोफिलामेंट्स और दी मायोफिब्रिल्स। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये जो सार्कोप्लाज्म में मसल फाइबर्स होते हैं, यहाँ ये बहुत सारी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अरेंज कैसे होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं सार्कोप्लाज्म में, तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, मायोफिलामेंट और दी मायोफिब्रिल्स, ठीक है। हर एक मायोफिब्रिल जो होता है एक अल्टरनेट और एक लाइट बैंड रखता है, ठीक है। मान लो जैसे एक ये कैसा हो गया, इसका लाइट बैंड हो गया, और एक ये कैसा हो गया, इसका डार्क बैंड हो गया, समझ आया। जैसे एक फिर से एक लाइट हो गया और एक ये डार्क हो गया, क्लियर हुआ आपको। तो ये जो लाइट बैंड और डार्क बैंड होते हैं, इनकी डिटेल में स्टडी करने से हमें पता चलता है कि ये क्या होती हैं, आपकी स्टीरिएशंस। क्या होती हैं ये स्टीरिएशन, किसकी वजह से होती है, स्टीरिएशन। और ये स्टीरिएशंस हमें किसकी वजह से दिखाई देती है, ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती हैं। यहाँ देखिए, स्टीरिएटेड अपीयरेंस किसकी वजह से आती है, ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ टू इम्पॉर्टेंट प्रोटीन। दो तरीके की इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती हैं, कौन कौन सी बेटा, एक्टिन एंड मायोसिन। देखिए अब जो आपको ये लाइट बैंड दिखा, इसे हम क्या बोल देते हैं, आई बैंड और दी आइसोट्रॉपिक बैंड। क्या बोला जाता है, आई बैंड और दी आइसोट्रॉपिक बैंड। अगर मैं वही डार्क वाले की बात करूं, तो ये जो डार्क बैंड होता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, एन आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है, जो कि क्या कंटेन करते हैं, दोनों ही प्रोटीन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में अरेंज होती है। इधर देखिए, बोथ प्रोटीन्स आर अरेंज एज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दोनों ही क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब बात करें आगे कि एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वो एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट आर थिनर, ठीक है। एक्टिन जो होते हैं वो थिनर होते हैं, और मायोसिन वाले कैसे होंगे, डार्कर होंगे। तो अब फिर से मैं आपको वही स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ एक बार, जब समझ आएगा कि डार्कर वाले कैसे हुए और थिनर वाले कैसे हुए, ठीक है। अब देखो, वो कह रहा है कि जो थिनर स्ट्रक्चर है उसमें क्या प्रेजेंट है आपका, एक्टिन, सॉरी, उसमें क्या प्रेजेंट है, एक्टिन, और डार्क वाले उसमें क्या प्रेजेंट है, मायोसिन। तो आपको समझ आया कि यहाँ देखिए, इधर मैंने भी बताया था कि लाइट बैंड्स कौन से होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, तो उसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है। जो आपके डार्क बैंड्स हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, तो उसमें कौन सी प्रेजेंट होती है, मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। दोनों प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, रोड लाइक, दे आर अरेंज एज अ रोड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देखो इसमें भी दिखाई दे रहा है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। यहाँ देखिए, ये सब क्या है, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। अब जो आपको डार्कर दिख रहे हैं वो कौन से हैं, डार्क बैंड ए बैंड होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक बैंड होते हैं, जिनमें मायोसिन प्रेजेंट होता है, दिस वन, ठीक है। बाकी अगर हम लाइट की बात करें, अब लाइट की बात देखो, इधर लाइट वाले कौन से, इधर है, ये जो आपको वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये लाइट बैंड्स हैं। लाइट बैंड में एक्टिन होता है, आई बैंड बोला जाता है, और आइसोट्रॉपिक बैंड बोला जाता है, ठीक है। अब आगे इसकी बात करें कि इसमें जो आपको ये थिक लाइन दिख रही है, ये जो थिक लाइन, ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके ही बता देती हूँ। ये जो आपको थिक लाइन दिख रही है उसे आप क्या बोलेंगे, जेड लाइन, ठीक है। जेड लाइन जो है फ्रिमली इसी से आपके जो आइसोट्रॉपिक बॉन्ड्स हैं वो जुड़े होते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड्स, सॉरी, आइसोट्रॉपिक बैंड्स हैं जो वो जुड़े हुए होते हैं। यहाँ देखिए, ए लाइन के बीच में, ए बैंड के बीच में आपको ये थोड़ी सी ऐसे यहाँ पर ये आपको लाइट लाइन दिख रही है, इसे हम क्या बोल देते हैं, एम लाइन। इससे आपके ए बैंड जो है थिक फिलामेंट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। मायोफिब्रिल जो है उसकी पूरी लेंथ में ए और आई बैंड अल्टरनेटली लगे हुए रहते हैं। पूरा जो मायोफिब्रिल आपको दिखेगा उसमें वो अल्टरनेटली जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, अल्टरनेटली प्रेजेंट रहते हैं।
अब जेड लाइन जो है, ये जो बता रहा है जेड लाइन के बारे में, यहाँ पर देखिए जेड लाइन जो है बेटा, उसको उसकी फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ कॉल्ड सार्कोमेयर। कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट होती है ये, मतलब जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें ये हेल्प कराते हैं, ठीक। इसे आप क्या बोल देते हैं, सार्कोमेयर। क्लियर है ये मतलब। और ये जो पोर्शन है आपका, जेड लाइन को सार्कोमेयर बोला जाता है। दिस इज द नीट 2013 क्वेश्चन एंड ऑल्सो AIPMT 2001 क्वेश्चन, ठीक है। इससे ऊपर थोड़ी सी देख लीजिए, पहले मैं डायग्राम बता रही थी इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा। यहाँ देखिए इससे ऊपर लिखा हुआ है कि जो ए बैंड को टुगेदर होल्ड करके रखती है, मिडिल में प्रेजेंट है थिन फाइबरस लाइन या थिन फाइबरस मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोल देते हैं, एम लाइन, ठीक है। ए और आई बैंड अल्टरनेटली अरेंज होते हैं, दोनों पोर्शन में जो बीच में जेड लाइन प्रेजेंट होती है उसको फंक्शनल यूनिट बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमेयर की। लेकिन अब बात आती है रेस्टिंग स्टेज में। यहाँ पर देखिए रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं। इन द रेस्टिंग स्टेट the edges of thin filaments on the either side of thick filament partially overlap free end of thick filament। इसका मतलब है कि जब भी रेस्टिंग स्टेज में थिन फिलामेंट जो होते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं बीच के पार्ट को छोड़ करके, जो थिक फिलामेंट है उनके ऊपर जा करके। थिक फिलामेंट का जो सेंटर पार्ट है थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, इधर डायग्राम में समझ आएगा। यहाँ पर जो है रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है कि ये इनको ओवरलैप कर लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये ओवरलैपिंग दिखी हुई है। लेकिन जो पोर्शन ओवरलैप नहीं हो पाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एच जोन। आई होप सो आपको ये समझ आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ऑल्सो फॉलो द इंस्टाग्राम अकाउंट। थैंक यू।